हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज क्या लेके आए हैं। अभी आपका पेपर हुआ है 8 अगस्त को, सेकंड सेमेस्टर का, और फर्स्ट सेमेस्टर का इसके पहले हुआ था। तो आज आपका जो है, आज सॉल्व पेपर लेके आए हैं। आपको जो उसमें क्वेश्चंस आए हैं उनका आंसर बताने के लिए आए हैं। तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं। ये सेमेस्टर 1 है। स्पेशली जो हमारे लिए टेंशन होती है वो सेक्शन ए की ज़्यादा होती है। सेक्शन बी और सेक्शन सी में तो 7 नंबर के बड़े से क्वेश्चन भी होते हैं, सॉलिड क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन नहीं होते। तो बच्चे परेशान भी सेक्शन ए में ज़्यादा होते हैं। तो सेक्शन ए का आंसर मैंने तैयार किया है और आज मैं वही आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए पहले ये सेमेस्टर 1 का पेपर है तो इसको देखते हैं। जरा क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द नैनो मटेरियल सॉल्यूशन सोज ट्रांसमिटेंस एनालाइज द इफेक्ट ऑफ। ये देखिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये पूरा पेपर आपका दिया हुआ है। अब इसके आंसर पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है आंसर इसका। देखिए मैंने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द नैनो मटेरियल। ठीक है, आप देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। नैनो मटेरियल पे आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन, उसका क्लासिफिकेशन और ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में यही होता है कि आपको सेल्फ असेंबली मेथड बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग आधे पेज का आंसर होना चाहिए। तो इसमें ये देखिए आंसर है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एटम्स मॉलिक्यूल आर नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक्स spontaneously organized into ordered structure or patterns with nanometer features without any human intervention. इसको कहते हैं सेल्फ असेंबली मेथड। इट इज आइदर इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। एग्जाम्पल इसका है फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। एप्लीकेशन देख लीजिए, कार्बन नैनो मटेरियल, सेमीकंडक्टर, वैक्सीन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। अ सॉल्यूशन शोज अ ट्रांसमिटेंस ऑफ, ये न्यूमेरिकल है शायद उसका, क्या किसका है, ये न्यूमेरिकल है आपका लैम्बर्ट बियर लॉ का। ठीक है, इसको मैं अभी आपको अलग से करके बता देती हूँ, यहाँ पर नहीं इसको लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसको मैं अलग से करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट ऑन दिस ट्रांजिशन इन एसीटोन। ये क्वेश्चन जो है पोलर सॉल्वेंट का जो इफेक्ट है, ये इस बार भी आया, इस सेमेस्टर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 7 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन और मिलाए गए हैं और उसके साथ दिया हुआ है, तो इसको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा है, वहीं पर ट्रांजिशन होता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांजिशन इसलिए होता है कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है वो यूवी में ही है। आपके आईआर और एनएमआर के कंपैरिजन में हाईएस्ट एनर्जी जो होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही होती है पार्टिकल्स के पास। तो इसीलिए उनमें ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन ये आपका जो लिखा है एन, एन का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग। पाई स्टार आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो ये देख लीजिए, इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन अकर्स द एक्साइटेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन requires smaller energy and transition occurs at longer wavelength. Polar compound shows a change in absorption more on changing the polarity of the solvent. Carbonyl compound shows 2 different shift. अब देखिए यही पोलर सॉल्वेंट कहा गया है, तो पोलर में मतलब वही होते हैं जिनमें लोन पेयर हो या जिसकी बहुत हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जैसे आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यही पोलर कंपाउंड्स ज्यादा बनाते हैं, पोलर बॉन्ड्स भी बनाते हैं। तो इन्हीं को आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इफ द स्टैंडर्ड ईएमएफ। देखिए नस्ट इक्वेशन पे है। नस्ट इक्वेशन आप सिलेबस में आपके नहीं है, बट इस पे न्यूमेरिकल पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है। तो इस न्यूमेरिकल को तो मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं आराम से स्क्रॉल करूंगी इसीलिए कि अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए हो तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री जो है बॉम्ब टू टॉम्ब चलती है। तो आपको लगता होगा कि केमिस्ट्री से अब हम छुट्टी पा गए, बस फर्स्ट ईयर में थी, ऐसा नहीं है। इस तरह के जो इनमें से बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो बेसिक टॉपिक हैं और जिनकी ज़रूरत अभी आपको अगले 4 साल तो, अगले 3 साल तो रहना ही है बीटेक में। प्लस आप अगर आप कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे इन फ्यूचर भी रहेंगे, आप कहीं भी कुछ भी करेंगे, तो केमिस्ट्री तो आपके साथ रहेगी, आपको अच्छी लगे या ना लगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगला देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम। हाँ, जिप्सम का रोल भी आप जानते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिप्सम का सीमेंट में। सीमेंट पहले सिलेबस में नहीं था, अब आ गया है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम। तो ये कंपाउंड बनता है
इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको जमने नहीं देता है। ठीक, ये देखिए कोल एनालिसिस पे एक न्यूमेरिकल है ड्यूलांग फार्मूले पे, ये भी आपका 2 नंबर पे है, मैंने इसको भी सॉल्व किया हुआ है, फार्मूला भी लिखा हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीमर ब्लेंड्स, कॉमन टॉपिक है, ये तो अच्छे से याद करते हैं बच्चे, और अच्छा है, ये 2 नंबर में ही आते हैं, ब्लेंड्स है और आपके आरओ है और आपका वो है बायोडिग्रेडेबल, वो सॉरी बायोडिग्रेडेबल नहीं, बायोगैस। ठीक है, पॉलीमर ब्लेंड्स और पॉलीमर कंपोजिट 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं पॉलीमर्स के। आप मिक्सचर इसलिए कहते हैं कि पॉलीमर ब्लेंड जो होता है वो तो एक तरीके से पूरी तरीके से मिक्सचर है, बस पॉलीमर कंपोजिट थोड़ा सा मिक्सचर से ऊपर मान लीजिए, बट होता है उसको भी मिक्सचर ही बोला जाता है, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। पॉलीमर ब्लेंड्स में जो होता है, जो पेरेंटल पॉलीमर्स होते हैं, मतलब जिनका मिक्सचर आप बना रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी बनी रहती है, कंटिन्यू रहती है, बट जो पॉलीमर कंपोजिट होते हैं उनमें उनकी आइडेंटिटी ड्रॉप हो जाती है, लॉस हो जाती है, बस यही फर्क होता है। पॉलीमर ब्लेंड्स जो है ये डिजायरेबल मिक्सचर है दोनों, पॉलीमर ब्लेंड और पॉलीमर कंपोजिट दोनों ही डिजायरेबल होते हैं, मतलब आपको एक पॉलीमर की क्वालिटी अच्छी लग रही है और दूसरे पॉलीमर की क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो दोनों को मिक्स कर दीजिए और दोनों की हमने अपनी क्वालिटी ले ली है। मेरी ये नहीं है कि हम भाई कोई सस्ता मिल रहा है, किसी की आइसो किसी का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी हमको चाहिए, किसी का कॉस्ट हमको सस्ता चाहिए, किसी की हमें स्मूथ सरफेस चाहिए, किसी को रिंकललेस चाहिए, किसी की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, किसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जो हमें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पॉलीमर्स को मिक्स करके मोर देन 2 आप करते हैं, 1 2 से 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी ले सकते हैं आप पॉलीमर्स को, उनको मिक्स करके हम 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, पॉलीमर ब्लेंड बना सकते हैं, पॉलीमर कंपोजिट। कंडीशन दोनों की अलग अलग है। पॉलीमर कंपोजिट जो होते हैं वो टोटल मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक का बेस बना के उसमें दूसरे को मिक्स कर देते हैं, बट पॉलीमर ब्लेंड जो है इसमें आराम से स्मूथली दोनों को मिक्स करते हैं, बट दोनों की आइडेंटिटी बनी रहती है, मतलब दोनों में पार्टीशन जो है, मेसोमॉर्फिक फेज जो है वो क्लियर रहता है इसमें। ठीक है, ये देखिए पार्शियल इमेज में पूरा दिया हुआ है, एप्लीकेशंस भी देखिए 4 हमने दे रखे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा नहीं दे रखा, अगर इसी को छोटे किसी 7 नंबर के क्वेश्चन में डाला जाता तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता तो थोड़ा और बढ़ा देते। कुछ क्वेश्चन इसमें सेक्शन बी के भी लगा दिए हैं, चलिए एक दो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। जो क्वेश्चन ये था कि वो क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं थे, करवाए क्या नहीं थे, होता ये है कि आप जो पढ़ते हैं वो CS3 MGBR को पढ़ते हैं। अब कई बार थोड़ा सा इसको केमिस्ट्री का प्रॉब्लम ही AKTU में, बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, तो यहाँ मेथिल की जगह एथिल हो गया है। तो किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम इसमें क्या करना है, तो मैंने कहा था कि बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आप आर को रिप्रेजेंट कीजिए। अब आर को आप चाहे मेथिल से रिप्रेजेंट करिए चाहे एथिल से रिप्रेजेंट करिए, तो इसलिए मैंने इसकी भी रिएक्शंस कर दी हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन था ये, तो इसलिए इसके भी मैंने आंसर डाल दिए हैं। वैसे इसमें मैं सेक्शन ए ही ज़्यादा रखती हूँ, सेक्शन बी और सेक्शन सी में तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लिखवाए होते हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका सेमेस्टर 1 का पेपर। अब आते हैं हम सेमेस्टर 2 में। ये देखिए अभी रिसेंटली आपका सेमेस्टर 2 का पेपर आया है, उसमें भी देख लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंपेयर एंड अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को है वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है सेक्शन ए की। सेक्शन बी और सी तो मैं अभी आपको पीयूटी दिखाऊंगी, आप मेरा पीयूटी उठाइए, 99% क्वेश्चन उसी के आए हैं, एक आध क्वेश्चन बस अलग है, बस बाकी 99% जो पेपर है आपका पूरा मेरे पीयूटी से ही कॉपी हुआ है, तो उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं पीयूटी का आंसर अभी आपको दिखा दूंगी, वहीं से देख लीजिए। बस सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं, इसलिए मैं उनके आंसर अलग से निकाल के दिखा दे रही हूँ। ये दोनों के लिए अच्छा है, जो अभी पेपर दे के आए हैं वो खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो किया है वो सही है कि गलत है, और जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं वो ये देख सकते हैं कि आगे की तैयारी हमें कैसे करनी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। देखिए क्या है, कंपेयर एंड अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस। ये बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर होता है कि आपको
पढ़ाया गया होगा, मैंने भी पढ़ाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, मेरे 2 वीडियो बने हुए हैं, किसी को चाहिए हो तो वहां से ले सकता है, अदरवाइज आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो सभी से प्रोपोर्शनल रिलेशन ही बनाता है, खाली इसका रिलेशन जो रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो किससे होता है, बॉन्ड लेंथ से। तो खाली बॉन्ड लेंथ इसका अपोजिट जाता है, बाकी सब जैसे बॉन्ड ऑर्डर चलेगा वैसे ही सब, बॉन्ड स्टेबिलिटी है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब बॉन्ड ऑर्डर के पैरेलल ही चलती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बॉन्ड स्टेबिलिटी पूछी इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। O2 पे 16 होता है, तो above 14 का फार्मूला लगा है, देखिए फार्मूला सही लगा है, बॉन्ड ऑर्डर मैंने साइड में निकाला हुआ है, उसी के हिसाब से नीचे आप देखिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। देखिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, O2 प्लस का, तो वो ग्रेटर देन O2, देन ग्रेटर देन O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 है, क्योंकि उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ नैनो मटेरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बल्क मटेरियल्स। नैनो मटेरियल बल्क मटेरियल से कैसे अलग अलग होते हैं, नैनो मटेरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बल्क मटेरियल इन फॉलोइंग मैनर। आप चाहें तो इसमें 2 लाइन की नैनो मटेरियल की डिफिनेशन भी डाल सकते हैं, बट वो इतना जरूरी नहीं है। मेन चीज ये होती है कि जो चीज पूछी गई उसको कितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करते हैं। मैं चाहती तो इसको एकदम सिंपली थ्योरी से पैराग्राफ बना के भी बता सकती थी, लेकिन मैंने इसमें हेडिंग से आंसर इसमें बताया है कि ये फॉलोइंग मैनर में ये डिफरेंट होते हैं। क्या, इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, इनमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और इसलिए इनमें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और इसी तरह दूसरा है क्वांटम इफेक्ट से बहुत माइनर इनका साइज होता है, जिसकी वजह से ये बहुत छोटे से छोटे स्पेस में भी एक्टिव हो जाते हैं, मतलब छोटा सा भी कहीं स्पेस है वहाँ भी ये एक्टिव हो जाएंगे, तो इसलिए क्वांटम इफेक्ट इनका अच्छा होता है, क्वांटम इफेक्ट होता है। और स्पेशल कन्फाइनमेंट इफेक्ट, स्पेशल कन्फाइनमेंट इफेक्ट भी इनका होता है, क्योंकि इनका डायमेंशन जो है बहुत कम होता है। What is the selection rule for the molecule to show NMR spectrum? NMR spectrum नैनो ये आपका होता है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है ना। तो NMR जो होता है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सिलेबस में आपके 3 तरीके की स्पेशली है, NMR है, IR है और UV है। तो UV की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, बट NMR जो है, UV और IR जो है वो दोनों काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। NMR जो काम करता है वो न्यूक्लियाई पे काम करता है, एक तरीके से इसमें प्रोटॉन मूवेबल होता है। आप देखिए ना कि इलेक्ट्रॉन भी जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक्टिव होता है। उसी तरीके से NMR भी जो है, ये भी इसमें भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का भी वही है कि वो भी उस चार्ज पार्टिकल है, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक्टिव होता है। तो इस NMR जो है वो टोटली डिपेंड है प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन को आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन होता है, उसी तरीके से प्रोटॉन में भी स्पिन होता है, बस होता फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन को स्पिन करने के लिए बहुत हल्की एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, बट इसको प्रोटॉन को स्पिन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और प्रोटॉन जो होता है वो टोटली किससे किससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर आपने पढ़े होंगे 12th में, ठीक है, तो क्वांटम नंबर से इसको बता सकते हैं। तो सिलेक्शन रूल जो होता है वो ये बताता है कि जो प्रोटॉन का ट्रांजिशन होता है वो खाली उन्हीं में होता है जिनके लिए m का वैल्यू जो है वो मोर देन 1 होती है, या 1 हो या मोर देन 1 हो। देखिए उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ट्रांजिशन वर्ड आया तो ट्रांजिशन का मतलब आपने उसमें पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी हैं वो अपना एक स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में जाएं, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टेट का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फाइनल स्टेट का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर वो 1 या 1 से ज्यादा आ रहा है तो उसको 1 या 1 के पैरेलल आएगा, 1 से मिलता जुलता आएगा तो वो उसको कहेंगे अगर ये आएगा तो इसमें तो ही इसमें प्रोटॉन का ट्रांजिशन होगा। ये सिलेक्शन रूल बताता है NMR में। NMR जो डिपेंड करता है पूरा पूरा प्रोटॉन के ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन के कह सकते हैं स्पिन पे कह सकते हैं, ट्रांजिशन पे डिपेंड करते हैं। अभी मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी एक वीडियो बनाऊंगी, NMR पे स्पेशली बनाऊंगी, तो आप उसमें देखिएगा, तो वहाँ डिटेल मिलेगा आपको। बाकी सिंपली जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ चाहिए हो आपको, तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी देख लीजिए, उसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने सब कुछ वहाँ बताया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं इसको।
अब ये देखिए फर्स्ट का डी में क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विच वन विल एग्जिबिट हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम इन यूवी स्पेक्ट्रा। ये देखिए अभी आपका एक क्वेश्चन आया था, वही मैंने आपसे कहा कि पोलैरिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगातार। देखिए इस सेमेस्टर में 2 क्वेश्चन आए हैं सेक्शन ए में, जबकि उस पिछले सेमेस्टर एक क्वेश्चन आया था। आप देखिए इसमें क्या है, लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ कंजुगेशन, दस लैम्डा मैक्सिमम किसमें ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है CS2 डबल बॉन्ड CsCO CH3 में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी भी ज्यादा है, कंजुगेशन भी ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जहां ज्यादा होती है वही पोलैरिटी या कंजुगेशन ज्यादा होता है। देखिए इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, इट्स मोर स्टेबल एंड हैज लेसर वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी ड्यू टू द रेजोनेंस। अगला देखिए, ये नेक्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन है, लास्ट सेमेस्टर में भी था, इस सेमेस्टर में नेक्स्ट इक्वेशन, जबकि आपको आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये अभी आपको एक ना कोई एक क्वेश्चन अभी आपको डाल रहे हैं, क्योंकि डेनियल सेल आपके सिलेबस में है तो वो डेनियल सेल से ही कनेक्ट करके डाल देते हैं। डेनियल सेल का देखिए ये न्यूमेरिकल लगा हुआ है, और न्यूमेरिकल में भी मेरे 3 या 4 वीडियो हैं। अगर न्यूमेरिकल में कहीं आपको प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने सिलेबस चेंज होने के पहले के न्यूमेरिकल है, तो नेक्स्ट इक्वेशन पे कम से कम आपको 10 या 12 न्यूमेरिकल आपको कम से कम मिलेंगे, तो आप वहां पर देख लीजिए। अभी लिंक में कुछ ये जो मेरे वीडियोस हैं उनके मैं डाल दूंगी, जिसको जरूरत हो वो वहां से देख सकता है। देखिए इसमें ZnSO4 कॉपर सल्फेट इनकी सबकी ये मोलैरिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है नेक्स्ट इक्वेशन में, ये कंसंट्रेशन को ही दिखाता था। ये फार्मूला है आपका E=V0 माइनस 0.0592 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में आपके ZnSO4 रहता है, क्योंकि ये डेनियल सेल का ये आपका रिएक्शन है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये यही है। जिंक जो होता है एनोड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वही इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर एक्सेप्ट कर लेता है, ये होता है। तो जिंक जो होगा आपके रिएक्टेंट में जाएगा, और कॉपर जो होगा वो आपके प्रोडक्ट में जाएगा। उसको जरूरत हो वो वहां से देख सकता है। देखिए इसमें ZnSO4 कॉपर सल्फेट इनकी सबकी ये मोलैरिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है नेक्स्ट इक्वेशन में, ये कंसंट्रेशन को ही दिखाता था। ये फार्मूला है आपका E=V0 माइनस 0.0592 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में आपके ZnSO4 रहता है, क्योंकि ये डेनियल सेल का ये आपका रिएक्शन है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये यही है। जिंक जो होता है एनोड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वही इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर एक्सेप्ट कर लेता है, ये होता है। तो जिंक जो होगा आपके रिएक्टेंट में जाएगा, और कॉपर जो होगा वो आपके प्रोडक्ट में जाएगा। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसलिए मैं आराम से इसको मूव कर रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस हाउ स्केल फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कैलगान कंडीशनिंग। कैलगान भी देखिए अब सिलेबस में नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने बच्चों को तो सब पहले से ही बता देती हूँ कि कैलगान को जरूर तैयार कर लेना। ये है क्लासिफाई पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स आपको पढ़ाया गया होगा। हाँ, पॉलीमर्स पे भी मेरे दो वीडियोस बने हुए हैं, अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो आप वहां से देख सकते हैं। टैक्टिसिटी स्पेशली स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। तो टैक्टिसिटी क्या है, ये देखिए 3 तरीके का इसमें होता है, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक। आइसोटैक्टिक मतलब जिसमें एक मैनर में एक कोई भी एक सिंपल मैनर ले लिया और उसको फॉलो कर रहा है पॉलीमर, तो वो आइसोटैक्टिक है। देखिए 1/3 अल्टरनेट, देखिए CS3 जो है सीधे एक ही डायरेक्शन में अटैच होता जा रहा है। सिंडियोटैक्टिक में अल्टरनेट मैनर में आते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 3rd पे डाउन हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे, इस तरीके से हो गया। बट आप देखिए इसमें एटैक्टिक जो है ये रैंडमली होता है। 3 तरीके का टैक्टिसिटी के बेस पॉलीमर होते हैं। ये पूरा आपका सेक्शन ए का पूरा आंसर हो गया। ठीक है, आप सेक्शन बी और सेक्शन सी का पेपर मैंने देखिए दोनों इसमें लगाए हुए हैं। अब ये जो आपका सेमेस्टर सेकेंड अभी जो पेपर 8 अगस्त को हुआ है, उसका पूरा आंसर मैं आपको और दे रही हूँ कि यहाँ देख लीजिए आपके पूरे लगे हुए हैं आंसर यहाँ पर।
अब मेरा पहले आप देखिए पीयूटी का पेपर देख लीजिए पहले, तब आपको अंदाजा लगेगा कि देखिए पीयूटी का पेपर आप देखिए जरा, कि मैंने जो पीयूटी का पेपर बनाया था देखिए कितना काम कर रहा है इसमें। ये देखिए प्री यूनिवर्सिटी पेपर है, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन है कैलगान इज बेटर देन, ये सेक्शन ए का है। ठीक है, अभी आप टेस्ट का भी देखेंगे तो उसमें टेस्ट में भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो भी काम करते हैं। ये देखिए एमओटी में मैंने H2 प्लस और ये H2 माइनस दिया हुआ है, उन्होंने O2 का दे दिया है। मतलब बात वही है कि क्वेश्चन जो है वही चीजें घुमा घुमा के देते हैं। अब देखिए रेजिन्स दिया हुआ है, ब्यूनाइज डेक्रॉन नाइलॉन 6 पीवीसी है, बायोडिग्रेडेबल दिया है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका ई सेक्शन से, ई है सेक्शन बी में एट्रॉप आइसोमेरिज्म, देखिए पूरा कॉपी किया है क्वेश्चन, ये आपके पेपर में भी आया हुआ है। एट्रॉप आइसोमेरिज्म नहीं, ये है एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। एट्रॉप आइसोमेरिज्म तो पिछले सेमेस्टर आया था, इस सेमेस्टर नहीं आया है। ये आया है आपका एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। क्रिस्टल के नाम से एक ही क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। देखिए पूरा क्वेश्चन यही कॉपी किया है, पूरा आपके फाइनल पेपर में भी आया है। ये देखिए क्वेश्चन पूरा आया है, डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इवॉल्व, यही पूरा सेम क्वेश्चन आपके अभी का जो पेपर है उसमें आया हुआ है, 8 अगस्त वाले पेपर में। ये देखिए इसमें मैंने आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, उसमें भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आया है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है मैंने सेक्शन ए में दिया हो आपको वहाँ सेक्शन बी में मिल जाए, या मैंने सेक्शन बी में दिया हो वहाँ सेक्शन ए में आ जाए, ऐसे हो जाता है। बट आप देखिए तो मेरा 99% पेपर मेरा जो है पूरा आपके पीयूटी का जो पेपर है, पीयूटी और पीयूटी के पहले हमारे यहाँ कंटिन्यू टेस्ट हुआ था, तो कुछ सिलेबस टेस्ट में दिया गया था, कुछ सिलेबस पीयूटी में दिया गया था। तो दोनों पेपर मैंने अटैच किए हैं, आप दोनों पेपर और फाइनल पेपर 8 अगस्त का जो है ये मिला के देख लीजिए। 99% जो क्वेश्चन है वो टैली कर रहा है। देखिए ये बैटरी आया है, ये देखिए बैटरी का क्वेश्चन पूरा कॉपी किया है, उसमें भी आया है। ये देखिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये भी आया है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये देखिए स्केल स्केल फॉर्मेशन यहाँ पर आया है, और ये देखिए आपका क्वेश्चन है जियोलाइट सॉफ्टनर पे, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें आया है, उसमें स्केल को अलग दे दिया इन्होंने, कैलगॉन के साथ दे दिया है, और वहां पर दे दिया है जियोलाइट फार्म, जियोलाइट प्रोसेस दिया, उसके उसके लाइम सोडा प्रोसेस दिया, उसके साथ में ये पूरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। मैंने देखिए यहाँ न्यूमेरिकल लगाया हुआ, उन्होंने वहां पे दे दिया है। वही मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन वही है, आगे पीछे थोड़ा सा करके रखिए हुए। लेकिन अगर जिसने भी पीयूटी और टेस्ट मेरा पूरा तैयार किया है उसको 99% पेपर आपको मिला है, उसमें एक आध क्वेश्चन की बात अलग। ये देखिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का बिल्कुल सेम, बॉम्ब कैलोरीमीटर में दो फार्मूले होते हैं, एक W+W T2-T1 वाला होता है, एक ये एसिड करेक्शन कूलिंग करेक्शन वाला होता है। मैंने भी एसिड करेक्शन वाला न्यूमेरिकल दिया था, वहां भी एसिड करेक्शन वाला ही न्यूमेरिकल आया हुआ है। ये देखिए पॉलीमर ब्लेंड है, ठीक। अब ये देखिए मैंने टेस्ट करवाया था, इसमें देखिए O2 और N2 आया है, रोल ऑफ जिप्सम आया है, रोल ऑफ जिप्सम अभी आपने पढ़ा वो भी आया हुआ है। देखिए देखिए लिक्विड क्रिस्टल मैंने पिछली बार, लिक्विड क्रिस्टल में मुझे पता है ना इसके बगैर पेपर बनता ही नहीं है, तो ये तो आना ही है, किसी भी सेमेस्टर आप पेपर उठा के देख लीजिए। ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, ये भी आई हुई है। अब मैंने देखिए दोनों को अलग अलग दिया है, एक टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी दे रही यानी कि रस्टिंग दे दी है, और एक में मैंने प्रिवेंशन दे दिया है पीयूटी में, और उन्होंने जो है 8 अगस्त वाले पेपर में दोनों क्वेश्चन मिला के आ गए हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर यहाँ भी मैंने दिया है, वहां भी दिया हुआ है। इसमें मैंने न्यूमेरिकल नहीं दिया था क्योंकि ये हमारे यहाँ 1.5 घंटे का पेपर था, तो ज्यादा टाइम था नहीं, इसलिए न्यूमेरिकल मैंने नहीं दिया हुए थे। लेकिन बैटरी दिया हुआ है, एक बैटरी है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है, एक एलसी है, इनके बगैर पेपर बनता नहीं है, ये जरूर आते हैं। ये देखिए मैंने एनो मॉलिक्यूल टेस्ट में दिया था, एनो मॉलिक्यूल देखिए वहां भी आ गया है। नाइट्रोजन एनो आया है, नाइट्रोजन एनो मैंने भी दिया हुआ है। देखिए कंडक्टिंग पॉलीमर दिया है मैंने, आप मैच कर लीजिए पूरा, मैं कह रही हूँ ना कि पूरे क्वेश्चन वही आए हुए हैं। कंडक्टिव पॉलीमर मैंने भी दिया है, कंडक्टिव पॉलीमर 8 अगस्त के पेपर में भी आया हुआ। ये ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लैम्बर्ट बियर लॉ मैंने दोनों दिए थे, बट ट्रांजिशन जो आया हुआ है लैम्बर्ट बियर लॉ पे न्यूमेरिकल शायद आया हुआ है। और ये देखिए एसिड कीटोन अल्कोहल एल्केन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये भी देखिए दिया हुआ है। ग्रेगनार्ड में मैंने आपको C2H5 MgBr का वो पिछले सेमेस्टर आया था, इस बार नहीं आया, बट मैंने इसमें दिया था।
कि पिछले सेमेस्टर आया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखिए पेपर है और ये दोनों पेपर के मैंने आंसर भी इसमें लगाए हुए हैं। तो अगर आप पीयूटी का आंसर पूरा तैयार कर लेगा, जो भी मेरा पीयूटी का आंसर पूरा तैयार कर लेगा, उसको ये है कि फाइनल का मिल जाता है। तो इस बार तो अब नहीं है। अब जिसने भी पेपर दिया है उसको मैच करने के लिए है, और अगली बार जो भी देगा, अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई भाई देता है, और तो आप उसको बता सकते हैं कि अगर वो मेरा वीडियो देख लेगा पीयूटी का, और पीयूटी का आंसर मैं हमेशा बनाती हूँ, इस बार मैंने थोड़ा सा लेट बनाया, नहीं तो हमेशा मैं पीयूटी का आंसर जो है बना देती हूँ एग्जाम के पहले। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, इसके पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था, उसका पीयूटी का आंसर पड़ा हुआ है हमारे ग्रुप पे, उस पे चैनल पे आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस बार मैंने थोड़ा सा लेट बनाया है, बट ये है कि आप आने वाले बच्चों के लिए फायदा होगा, और आप केवल मैचिंग कर सकते हैं कि आपने जो भी आंसर दिए हैं वो सही है कि नहीं है। आप देखिए जरा, इनके आंसर भी मैं बता दे रही हूँ। ये तो क्वेश्चन है। ये देखिए पूरा आंसर लगे हुए हैं। कुछ टेस्ट के आंसर, ये देखिए कंडक्टिंग पॉलीमर का क्वेश्चन है, ये टेस्ट का आंसर है। ये देखिए टेस्ट का पूरा आंसर है। टेस्ट में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो पूरे आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। आप फिलहाल अभी जो पेपर दे चुका है उसको तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो निकल ही जाएगा। तो वो अपना केवल मैच कर सकता है, देख सकता है। ये हमारे टेस्ट में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, जिसको भी फुल मार्क्स मिले आप ये मान लीजिए कि उसने कंप्लीट सही किया है, कोई प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। केमिस्ट्री में हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग इम्पोर्टेंट। तो जो बच्चा सारी चीज़ों पे ध्यान देता है उसी को फुल मार्क्स मिलते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, एनओ का देखिए दिया हुआ है। एनओ इस बार भी आया है, आपके 8 अगस्त वाले पेपर में भी है। देखिए कंप्लीट बच्चे ने किया हुआ है। तो आप यहाँ से अपने जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आप जो पेपर में करके आए हैं वो सही है कि नहीं है। ये देखिए रस्टिंग का है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पूरा देखिए दिया हुआ है। कैथोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन, ये पूरा है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आपको दूसरे उसमें मिल जाएगा इसका आंसर। ये देखिए मैंने दोनों किया है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये सीमेंट का है। सीमेंट इस बार क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन अगली बार, पिछली बार आया था। ये रॉ मटेरियल सीमेंट का ही है पूरा। ये हार्डनेस ऑफ वाटर है। मैक्सिमम चीजें बच्चे ने की हुई हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी मैं इसको बार बार रिपीट करती हूँ कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, इसमें मैं दिखा रही हूँ फिर भी आपको लग रहा हो कि नई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए ये फॉर्मूलेट का फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा है, तो मैंने उसको सही कर दिया है, ऊपर लिखा हुआ है सही। कहीं भी अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि नहीं, आपको समझ में नहीं आ रही है, और इसमें जो मैम ने डिक्टेट किया है बट मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। जो भी आप ईमेल आईडी या अपना व्हाट्सएप नंबर आप डाल देंगे तो वहाँ पर आपका आंसर पहुँच जाएगा। कोई भी नोट्स चाहिए हो, कोई भी क्यूरीज हो केमिस्ट्री की, जैसे मैंने बताया ना कि अभी केमिस्ट्री से आपका पीछा छूटेगा नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर हो गया था मेरा केमिस्ट्री, नहीं, केमिस्ट्री अभी आपके साथ, जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में रहेंगे, केमिस्ट्री आपके साथ हमेशा रहेगी। तो ये देखिए टेस्ट का आंसर हो गया। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, बी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आपको, आप बिल्कुल फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप मेरे चैनल पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको जो है मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, और वहां से फिर आपको व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। आप मुझसे ईमेल आईडी अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर भी मैं आंसर दे दूंगी। कोई भी नोट्स चाहिए हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, फिर मैं रिपीट करती हूँ, इसके लिए आपसे कोई 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।
AKTU तो स्पेशली है कि AKTU का बीटेक या इंजीनियरिंग में कहीं भी केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज का भी केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो बता दीजिए कि मैम इस पे मुझे डिक्टेट कर दीजिए, इसका वीडियो बना दीजिए। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ही पढ़ाती हूँ, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का ही प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए डेक्रॉन है, डेक्रॉन इस बार भी आया आपके 8 अगस्त वाले क्वेश्चन में, अभी जो आपका रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें आया हुआ है। देखिए मैंने पीएटी में दिया हुआ था। बायोडिग्रेडेबल और कंडक्टिंग पॉलीमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर आता है। पिछले सेमेस्टर बायोडिग्रेडेबल आया था, इस बार कंडक्टिंग आ गया। अब अगली बार उम्मीद है कि फिर बायोडिग्रेडेबल आएगा, उम्मीद रहती है। बाकी मैं दोनों तैयार करवा देती हूँ बच्चों को, मैं बोल देती हूँ कि आप दोनों तैयार कर लीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही है। एलसी और एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इन दोनों में से एक जरूर आता है। नैनो से कभी 2 नंबर का आता है, कभी 7 नंबर का आ जाता है। ये भी मैं तैयार करवा देती हूँ, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन यही आपका दिया हुआ है, डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये पूरा क्वेश्चन ये बिल्कुल कॉपी हुआ है बिल्कुल, और देखिए इसमें पूरा आंसर है। इसमें इस बच्चे ने पूरा आंसर दिया हुआ है इस पे। ये देखिए डायग्राम वगैरह बना के सब, ये हमारे का टॉपर बच्चा है। 69 मार्क्स आउट ऑफ 70 लाने वाले बच्चे हैं ये हमारे। ये देखिए 7 मार्क्स फुल मार्क्स मिले हुए हैं। ये पूरा दिया हुआ है। ये बैटरी का आंसर आ गया। बैटरी में भी पूरा क्वेश्चन आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस बताइए, और लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। बैटरी का मतलब ही आपके सिलेबस में एक ही बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल होती है। बहुत आसान होता है। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि इस हर टॉपिक पे आपको अलग अलग वीडियो बने हुए पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, आप देखेंगे वहाँ यूनिट 3 का वीडियो अलग है, यूनिट 4 का अलग है, पॉलीमर का अलग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अलग बना हुआ है। तो आप वहाँ देखेंगे न्यूमेरिकल्स के 3 वीडियो बने हुए हैं, तो आप देखेंगे वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए बॉम्ब कैलोरीमीटर पे है पूरा, वहाँ पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैंने पढ़ाया भी है आपको। वहाँ पर बोर्ड पे पढ़ा के आपको पूरा वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो जिसको भी जहाँ भी प्रॉब्लम हो, नॉर्मली चाहिए आंसर तो आप यहाँ से देख लीजिए, और अगर आपको स्पेशली चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये मत सोचिए कि केमिस्ट्री से आप बाहर हो चुके हैं, केमिस्ट्री भी आपके साथ रहेगी। हाँ ये है, सारे टॉपिक नहीं रहेंगे, कुछ कम रहेंगे। ये देखिए पूरा आंसर दिया हुआ है। LiAlH4 और ग्रिग्नार्डिजन में भी कंपटीशन चलता है। पिछली बार LiAlH4 आएगा तो इस बार CS3MgBr आ गया। एक बार CS3MgBr आएगा तो एक बार वो आ जाएगा। ये मोटी के क्वेश्चन है, ये कोरोजन से रिलेटेड है। ये तो वही 2 नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, साल्ट ब्रिज का दिया हुआ है। देखिए साल्ट ब्रिज पिछली बार आया हुआ था। ये पॉलीमर का क्वेश्चन है। सिरल ड्रग्स भी पिछले आ चुका है, अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन पिछली बार आ चुका है, इसलिए मैंने दिया हुआ था। ये कैलगान पे क्वेश्चन है। खाली इसमें ये पूछा गया है बेटर देन अदर इंटरनल प्रोसेस, तो आपको सिंपल सी रिएक्शन बतानी है। और अगर आपसे पूछा जाए पूरा प्रोसेस, तो आप पूरी 6 रिएक्शन या 5 रिएक्शन जो भी उसकी हैं वो बता दीजिए। ये ग्रेफाइट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ये मैंने सब पीयूटी में दिया था, तो इन्होंने इस बार एलसी दे दिया है और वो नहीं दिया है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। पिछली बार एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आया था तो एलसी को मूव कर दिया था, 2 नंबर में डाले थे एलसी। अभी देखिए आईआर का है पूरा, ये है आपका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, इसमें मिलेगा। ये पूरा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इस बार आया भी है, अभी 8 अगस्त वाले पेपर में आया हुआ है। अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ के देख लीजिए जो आपने आंसर दिया है वो आपका मैच कर रहा है कि नहीं। और प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना रहता है। इन्होंने एक क्वेश्चन ये फिंगरप्रिंट रीजन छोड़ दिया था, इसलिए इनको 6 नंबर मिले, तो फुल मार्क्स 7 मार्क्स मिलते हैं। ड्रॉप आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया हुआ था, इस बार नहीं आया है, तो मैंने पीयूटी में दिया हुआ था, बच्चे ने किया हुआ है। ये थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। और ये बेकेलाइट है पूरा। ये स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, इस बार भी आया है। और 2 नंबर में आया इस बार, ज्यादा मतलब छोटे क्वेश्चन में आया तो सेक्शन बी सेक्शन सी में है, लेकिन आया छोटा ही है। मैंने इसमें लिखवा दिया है पूरा, इसीलिए ग्रुप पे डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो।
स्केल और स्लश के प्रॉब्लम्स थी, उसके साथ ये न्यूमेरिकल था। आप क्वेश्चन देखेंगे वहां से मिलाएंगे न्यूमेरिकल, ये मिल जाएगा। जियोलाइट वाला न्यूमेरिकल है जो इस बार भी आया है, इसकी वैल्यूज थोड़ी चेंज कर दी गई हैं, बट ये न्यूमेरिकल आया है जियोलाइट वाला, वही दिया हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन में बाकी रह गए थे, वो देख लीजिए। ये आयन एक्सचेंज, इस बार आयन एक्सचेंज प्रोसेस मैंने बताई थी। बाकी मैं इंपॉर्टेंट तो सभी बताती हूँ कि आप लाइम सोडा भी तैयार कर लीजिए, जियोलाइट भी तैयार कर लीजिए, आयन एक्सचेंज भी तैयार कर लीजिए, लेकिन वो कभी इन तीनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस तो आएगी ही 7 नंबर में। ये तीनों प्रोसेस बच्चे तैयार कर लेते हैं। अब बाई चांस कभी आयन एक्सचेंज आ जाता है, कभी ये आ जाता है। IPUT का रिजल्ट है, ये PUT का मैंने रिजल्ट पूरा डाला हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बस इतना ही मुझे बताना था। जिसको मैच करना हो अपना पेपर मैच कर ले। आगे कहीं कोई भी केमिस्ट्री में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके किसी जानने वाले को, हो सकता है आपका तो बीटेक फर्स्ट ईयर निकल गया है, लेकिन बाकी आगे आपको केमिस्ट्री में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या आपका कोई जूनियर हो जिसको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए हो या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर चाहिए हो, तो उसको आप मेरे चैनल का लिंक भेज दीजिए, उसको बता दीजिए, और मेरे कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन आप केमिस्ट्री का डालेंगे तो उसका आंसर आपके पास पहुंचेगा। चाहे आप व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए अपना, या अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। किसी पे वीडियो चाहिए हो तो भी आप बता दीजिए कि मैम इस पे वीडियो बना के हमको भेज दीजिए, डिक्टेट कर दीजिए, तो मैं उसको अच्छे से वीडियो बना के डिक्टेट कर दूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि आज का वीडियो मेरा खत्म हो गया है। वीडियो मेरा हो गया खत्म। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। और फिर मैं रिपीट करूंगी कि इसमें 1 रुपए का भी कहीं कोई चार्ज नहीं लिया जाता। केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, मैं स्पेशली इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पे ही मेरे वीडियोस हैं सारे। मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ही पढ़ाती थी। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात कर सकते हैं।